अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू सुबह की सोच। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसन लियाकत और मैं हूं गजल अमान। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा और आप खैर खैरियत से ही होंगे। और आज आपको इस सुबह के आगाज में ही एक अच्छी खबर भी ये भी दे देते हैं कि हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। और हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है, लेकिन डीजल की कीमत में फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर में इजाफे का फैसला ये है कि वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा नई कीमतों के नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.78 इजाफा हुआ है। और हालिया इजाफे के बाद हाई स्पीड डीजल की अब फी लीटर कीमत ₹272.77 हो गई है। और वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹264.61 फी लीटर बरकरार रखी गई है। बिल्कुल ऐसी है। पेट्रोल क्योंकि आम आदमी इस्तेमाल करता है जिसके पास अपनी गाड़ी होती है, सो अपनी गाड़ी वालों के लिए तो थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन जो ये ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें ज़्यादातर डीजल यूज़ होता है उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ₹2.78 डीजल में इजाफा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे प्राइसेस पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन तब भी आती है जब 5 या 10 रुपए आपका डीजल या पेट्रोल बढ़े। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और मेरे पास भी मौसम के हवाले से खबर है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है, जबकि मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 15 से 19 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से दरमियानी शिद्दत की मरतूब हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं और आइंदा हफ्ते मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सो आप वापस से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि एक पूरा हफ्ता आपको बारिशें देखने को मिलेंगी। वैसे आज सुबह का मौसम भी कुछ ऐसा ही था, लग रहा था कि बारिश होगी। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तो बारिश हो रही है, बहुत शदीद बारिश थी। और मैं यकीन मानिए कि लोअर टोपा से लेके मसियाड़ी तक जो मरी का रास्ता है, जो लोग मरी ट्रैवल करते हैं वो जानते होंगे, तूफानी बारिश थी। और आपकी जो गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी थी ना, वो भी खत्म हो गई थी, इतनी ज्यादा तूफानी बारिश। एग्जैक्टली। और इस्लामाबाद का भी यही सूरत हाल थी कि सुबह बारिश का मौसम बना हुआ था, बादल आए थे, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ अब इस मौसम में ना बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैल रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है, जिससे गले की बीमारियां, आंखों की बीमारियों का हमने जिक्र किया था। तो अपना जितना हो सकता है आप ख्याल रखें। खैर, अब हम सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे ट्रेंडिंग स्टोरी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पैदा होने वाले तनाज़े पर बरवक्त रद्द-ए-अमल ना देने के बाइस डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि उस्मान वाला ने मैच रेफरी और भारतीय टीम के रवैये पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को शिकायती मुरासला ताखीर से भेजा, जिस पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और ये भी बताया जा रहा है कि ये फैसला इसलिए किया गया ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मौक़िफ़ पर कोई कमजोरी जाहिर ना हो। दूसरी तरफ देखा जाए तो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने बयान में ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार सबसे मुकद्दम है और इस मामले पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि बोर्ड ने आईसीसी को साफ अल्फाज में ये आगाह कर दिया है कि अगर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को फौरी तौर पर तब्दील नहीं किया गया तो पाकिस्तानी टीम है वो आइंदा मैचों में शिरकत से गुरेज करेगी। और ये मामला उस वक्त शुरू हुआ, आपको याद होगा, जब एशिया कप के पाक भारत मैच में टॉस के मौका पर रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को बताया कि रिवायती हैंडशेक नहीं होगा। इससे पहले वो पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर को ये भी कह चुके थे कि इस लम्हे की रिकॉर्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। खवातीन वज़ात, ये मोहसिन नकवी साहब ने जो इज्जत और वकार की बात की है या फिर जो बाइकआउट की बात की है, ठीक है, करनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पामाल किया गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इज्जत और वकार आपकी तब भी बढ़ती जब आप इंडिया को शिकस्त देते, जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती। मेरे हिसाब से जो आपकी शिकस्त है, आप उसको इन चीज़ों के को सामने रख के अपनी शिकस्त को छुपाना चाह रहे हैं और उसको दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी टीम को ठीक करना चाहिए, आपको अपने ओपनर्स को ठीक करना चाहिए, मिडिल ऑर्डर को ठीक करना चाहिए, आपको स्पिन डिपार्टमेंट को ठीक करना चाहिए और अल्टीमेटली इंडिया के खिलाफ जीतना चाहिए, जो कि आखिरी आई थिंक 3 साल में हम कोई एक सिंगल मुकाबला भी इंडिया से नहीं जीते। 2022 में 152 for 0 के बाद आज तक हम इंडिया से कोई मुकाबला नहीं जीते। और इस तरह की बातें ज़्यादा से ज़्यादा जब हाईलाइट होंगी तो समझने वाले ये समझ जाएंगे कि आप इंडिया के साथ जो है वो बेसिकली जो हारे हैं वो उसकी वजह से अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब, क्योंकि पेट्रोल की हमने बात कर ली तो कुछ इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज हैं उनकी भी बात करते हैं।
नेपरा की बात की जाए तो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी पर जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा ने हैस्को पर लोड शेडिंग के तनासुब से यूमिया जुर्माना आयद करते हुए फैसला किया कि हैस्को को लोड शेडिंग के अयाम के तनासुब से यूमिया 1 लाख जुर्माना देना होगा। नेपरा के फैसले का इत्तलाक 4 अप्रैल 2024 से अब तक होगा। नेपरा ने फैसले में कहा है कि हैस्को फीडर्स जो लॉसेज हैं उनको कम करने के बजाय लोड शेडिंग कर रही है। हैस्को लाइन लॉसेज छुपाने के मुख्तलिफ हथकंडे अपना रहा है। फैसले में नेपरा ने करार दिया कि हैस्को लोड शेडिंग पर अथॉरिटी को मुतमईन करने में बिल्कुल नाकाम रहा और हैस्को डिवीजन नवाबशाह में मुलाजमीन ने महकमे को 54 करोड़ से ज्यादा का चौना लगाया। जाली बिल, फर्जी मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में पास करवाए गए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनके ऊपर निशानदेही की गई है नेपरा की जानिब से। 1 लाख जुर्माने से क्या होगा? कुछ भी नहीं 1 लाख यूमिया, हाँ यूमिया है, लेकिन फिर भी 4 अप्रैल से लेकिन फिर भी 4 मुझे नहीं अप्रैल लगता से कि इतना तो कोई फर्क पड़ेगा। आप ये करोड़ों पे भी बन जाएगा वैसे। हाँ, लेकिन ये है कि हैस्को ने कुछ किया इस तरह के, कुछ इलाकों में उन्होंने ज़्यादा बिजली की कटौती की और फिर वो इसलिए की क्योंकि वहाँ पर लाइन लॉसेस या फिर बिजली चोरी हो रही थी, जिस पर नेपरा ने एक्शन लेते हुए कहा कि जो लोड शेडिंग है वो सब की बराबर की ही होनी चाहिए, जिस वजह से ये उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया है। खैर, अब देखते हैं कि ये मिल मिलाकर आगे जाकर कितना इनका जुर्माना बन जाएगा। जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अच्छी खबर देते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को, क्योंकि एक बड़ा मंसूबे का फैसला कर लिया गया है। रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत जुड़वा शहरों के दरमियान तेज रफ्तार और जदीद ट्रेन सर्विस शुरू करने के लिए मंसूबे में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मंसूबे के तहत दोनों शहरों के दरमियान जितना भी सफ़र होगा वो महज सिर्फ 20 मिनट का होगा। उसमें आप पूरा इस्लामाबाद और पूरा पिंडी तक जा सकते हैं, सदर तक जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि शहरियों का वक्त और ईंधन दोनों बचेंगे, जबकि ट्रैफिक दबाव में भी नुमाया कमी आएगी। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ये फैसला किया गया कि इस्लामाबाद मारगला स्टेशन से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी समेत आला हुकाम ने शिरकत की है और कहा जा रहा है कि आइंदा यानी कि कमिंग वीक में अगले हफ्ते में इस मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी, दस्तखत किए जाएंगे और फैसले के मुताबिक ट्रैक वजारत रेलवे फराहम करेगी, जबकि रेल सर्विस का इंतजाम CDA के सुपुर्द होगा। और इजलास में ये भी तय पाया है कि मंसूबे के लिए जदीद ट्रेनें इंपोर्ट की जाएंगी बाहर के ममालिक से, ताकि शहरियों को कम खर्च और तेज़ रफ्तार और मयारी सफरी सहूलत फराहम की जा सके। बहुत ही अच्छी खबर है इस्लामाबाद और पिंडी के जितने भी बासी हैं, शहरी हैं, रहने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैस ट्रांजिट को देखा जाए तो मेट्रो के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबरें हैं, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो का जो रूट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अब आवाम का रश भी होता है। तो उस रश को भी थोड़ा सा कम करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये फैसला किया गया। और अब उम्मीद करते हैं कि जो रैपिड ट्रेन आएगी जो 20 मिनट में रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुँचेगी, ये भी जब मार्केट में आएगी, आवाम के लिए लॉन्च की जाएगी, तो यकीनी तौर पे उसमें शिफ्ट भी होंगे और उनका वक्त भी बचेगा। बिल्कुल, अभी आप देखें ना, रेड मेट्रो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, सब में माशाल्लाह तादाद बहुत होती है लोगों की। पिंक बस भी है जो खवातीन के लिए शुरू की गई थी। एग्जैक्टली। तो अब इसमें देखेंगे कि क्या किस तरह से आवाम इसमें सहूलियत मिलती है उनको। बिल्कुल ऐसे खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं सैलाबी रेलों की सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। पंजाब में सैलाबी रेला अपने साथ 2000 साल पुराने सिक्के भी ले आया। पंजाब खुसूसन डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर के करीब हाल ही में आने वाली सैलाबी रेले में तकरीबन 2000 साल पुराने सिक्के बरामद हुए। कोई सलमान से उतरने वाला फ्लड वाटर पहाड़ से नीचे बहते पानी के साथ मट्टी और मलबे के अंदर दबे नवादरात को बहा लाया। इब्तदाई मालूमात ये हैं कि तकरीबन 400 सिक्के हैं जो मुख्तलिफ दौर हुकूमत और सल्तनतों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें कुशन दौर के वीमा देवा के सिक्के जो तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। इसके अलावा मुगल, सिख, दुर्रानी और लोधी और बरतानवी दौर के सिक्के भी शामिल हैं। इलावा अजीज चीन, अरब दुनिया, खुरासान और वस्ती एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले सिक्के भी मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद के मुताबिक मकामी अफराद ने 400 से 500 के सिक्के से जायद सिक्के ज़िले इंतज़ामिया के सपुर्द किए ताकि इन्हें महफूज मकामात तक पहुँचाया जा सके। और इनका कहना है कि स्कूल को इन सिक्कों को जमा करने वाले अफराद के लिए तारीफ़ी असनाद भी हैं और इनामात भी हैं। सो आप सिक्के जमा, अगर हमें को सुन रहे हैं, आपके पास अगर सिक्के हैं तो आप जाके ये DC साहब को दें ताकि आपको भी इनामात मिले। ज़ाहिर है इस तरह के सिक्के जिस तरह से आपने गिनवाया कि हर दौर के मुगलिया, लोधी और भी आपने जितने भी गिनवाए,
उन तमाम दौरों के सिक्के पानी में बहकर आए और लोग उनको इकट्ठा भी कर रहे हैं। ज़ाहिरा फिर ये म्यूज़ियम में जाते हैं, वहाँ पर नुमाइश के लिए रखे जाते हैं, लेकिन अब ज़ाहिरा जो लोग इकट्ठे करके लेकर जाएंगे इससे ये है कि आपकी एक तारीखी सकाफ़त भी नुमाया होगी, उसमें भी जब म्यूज़ियम में रखा जाएगा और फिर जो लोग इकट्ठे करेंगे उनकी एफर्ट होगी, उनको भी इनाम मिलेगा। तो वही बात है जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, वो जहाँ जहाँ से भी आपको इस तरह के सिक्के मिलते हैं जाकर आप इनको जमा करा दें। आगे बढ़ते हैं और अच्छी खबर है ये, मैं इसको अच्छा ही कहूँ, क्योंकि पंजाब असम्बली में टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के लिए करारदाद जमा करा दी गई है। ज़राए के मुताबिक करारदाद अपोजिशन रुकन फ़ारूक जावेद ने जमा कराई और करारदाद के मतन के मुताबिक पाकिस्तान में टिकटॉक माफिया लाइव चैट के जरिए फहाशी और रियानी के फ़रोग दे रहा है और इस एप्लीकेशन के जरिए नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर बच्चों को बेहयाई की तरफ राग़िब किया जा रहा है। नौजवान लड़के लड़कियां आपस में फहश गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे को गलत हरकत करने का कहते हैं और फिर करारदाद में ये भी मुतालबा किया गया है कि सूबाई असम्बली का ये ईमान वफाकी हुकूमत से अपील करता है कि आप टिकटॉक और इसमें मौजूद लाइव चैट फीचर पर फौरी पाबंदी आयद की जाए ताकि नौजवान नस्ल को अखलाकी तबाही से बचाया जा सके, क्योंकि नौजवान नस्ल एक जो पनिशमेंट वाला फैक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। इमोरल आप ये कहें कि बहुत ही नामुनासिब हरकतें हो रही हैं और इस अमल से ज़ाहिर है इस्लामी मुआशरे के लिए भी वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और नौजवान नस्ल सस्ती शोहरत और पैसे की खातिर टिकटॉक की जानिब राग़िब हो रहे हैं और करारदाद में ये भी इस्तदा की गई है कि टिकटॉक को पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाए। बिल्कुल ऐसी है और ये करारदाद काफ़ी हौसला अफजा है। अभी तो अपोजिशन की जानिब से आई है, आप देखते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कैसा रिएक्शन करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वजीर हैं, ऐसे MPs हैं जिनको मैं जानता हूं जिनका ताल्लुक पंजाब असम्बली से है। वो काफ़ी मशहूर टिकटॉकर हैं, बल्कि वो टिकटॉकर्स को पीछे छोड़ते हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि जो फॉलोअर्स हैं उनके जो लाइक्स हैं वो मिलियंस में, और अब देखते हैं कि वो इसके हक में वोट देंगे या नहीं देंगे। इट्स अ बिग ब्लो अगर टिकटॉक पे पाबंदी लग जाती है। पाबंदी नहीं भी लगती तो फिर एक जो है फीचर ये पनिशमेंट वाला, उसमें क्या होता है, उसमें कोई अथॉरिटी या फिर कोई महकमा आपको पनिश नहीं कर रहा होता, देखने वाले ही जाके आपको पनिश करते हैं, जिसमें पनिश में आपने कोई भी गलत हरकतें करनी होती है और जवान नस्ल इस चीज़ की तरफ बहुत राग़िब हो रही है। बिल्कुल ऐसी है। ख़वातीन वज़ात, अब टिकटॉक की बात हुई है तो मैं भी टिकटॉक के रिलेटेड ही सोशल मीडिया की एक खबर आपको बताऊंगा, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक और मुतनाज़ा वीडियो एक वायरल हुई है और सोशल मीडिया पे ये वीडियो इस वक्त आपने भी देखी होगी, जिसमें दो बहनें अपने वालिद के इंतकाल के लम्हात को वीलॉग की शक्ल में रिकॉर्ड करती नजर आती हैं। तफसीलात के मुताबिक वायरल वीडियोस में बुजुर्ग शख्स अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, जबकि उन्हीं की बेटियां उनके करीब बैठकर हंसी मजाक में मसरूफ़ थी और वीडियो में उन्हें ये कहते हुए भी सुना जा रहा है कि नाज़रीन हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और गेस व्हाट कि वो अपने वालिद साहब का अंगूठा दिखा के कह रहे हैं कि हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और वो अपने वालिद साहब को कभी ऐनक पहनाने की कोशिश कर रही थी और कभी उनके बाज़ाए तड़पते वजूद का मजाक उड़ाती दिखाई दे रही थी। और सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस वीडियो पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया और इसे इखलाकी अक़दार और इंसानी हमदर्दी के मनाफी करार दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, बाप का साया सर से उठ जाना एक बहुत बड़ा सदमा होता है। उस वक्त तो इंसान को होश ही नहीं होता गम सब्र करने के अलावा, लेकिन जिस तरह से व्यूवर्स को या फिर आप ये कहें फॉलोअर्स को या फिर व्यूज़ को तरजीह दी गई, ये एक बहुत ही नामुनासिब अमल है। मतलब आप अपने लिए आपके कुछ हुदूद होने चाहिए, हुदूद क़यूद होने चाहिए जिसमें आपने रहकर अपनी व्लॉगिंग करनी भी है तो करें, लेकिन ये तो आपको ना ही आपकी इस्लाम आपकी इस तरह की इजाज़त देता है, ना ही आपकी रवायात इस तरह की इजाज़त देती है, ना ही आपका मुआशरा इस तरह की इजाज़त देता है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर ख्याल करें, हम यही कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर। और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के मानसून सैलाब पाकिस्तान की नाजुक मईशत पर भारी नुकसान का बायस बन रहा है और जिसका इब्तदाई तखमीना 409 अरब रुपये यानी कि 1.4 अरब डॉलर लगाया गया, जो मुल्की GDP का 0.33% बनता है। ज़राई शोबा जिससे ज़्यादा मुतासर हुआ है और जिसका तखमीना 302 अरब रुपये यानी कि 1 अरब डॉलर तक लगाया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक यह नुकसान मजमूई खसारे का तकरीबन 3/4 हिस्सा और GDP का तकरीबन 0.24% बनता है। और इस पर बात करेंगे और
डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक हमारी मईशत को नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं खाकान नजीब साहब। आप माहिर माशरात, थैंक यू सो मच टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं, जिस तरह से इब्तिदा में भी हमने बात की, अभी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी यही कह रहे थे कि 2025 की जो तबाहकारियाँ हुई हैं उससे मुल्क 30 साल पीछे चला गया है। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, उसमें तकरीबन 35 अरब का जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको नुकसान हुआ है, बाकी निजी शोबे का नुकसान तो अलग है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? तो देखिए, पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हमेशा शुरू करना चाहिए कि हमें मालूम है कि एवरी नाउ एंड देन सैलाब आ जाता है। 2022 में 30 अरब डॉलर के नुकसान का एक सैलाब जो है वो पाकिस्तान ने गुजारा है, जिसमें रोड्स, ब्रिजेस, जो हमारी लाइफ स्टॉक है, हमारी जो एग्रीकल्चर है, ये सब कुछ डिस्टर्ब हुई थी। तो हमें जाके पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमने 3 साल में वो क्या पॉलिसी साजी की है जिसे हमें पता होता हमने मिटिगेट किया है सैलाब को। यानी कि क्या हमने फॉरेस्टेशन बढ़ाई है, क्या हमने ग्लेशियर मेल्टिंग पे काम किया है, क्या हमने जो रिवर बेड्स थे उनको इम्प्रूव करने का काम किया है, वाटर मूवमेंट का काम किया है, डैम्स पे, पॉन्डिंग पे, द रियल लॉन्ग टर्म। ये मैं शुरू इसलिए इस चीज से करता हूँ, जब तक स्ट्रक्चर तब्दील नहीं करेंगे वाटर मैनेजमेंट का ये मसला हल नहीं होगा। सैलाब अगले साल या उससे अगले साल दोबारा आएगा, या वाटर की जो कसरत है वो बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज, ये सब मैनेज किस तरह करना है, ये तो पहली बात हुई। इन द शॉर्ट रन जो भी तखमीना है, अभी सुपार्को के एस्टिमेट से आ रहा होगा, जो पिक्चर्स हैं उससे आ रहा होगा, ये तो बहुत छोटा तखमीना है जो दिया गया अथॉरिटीज की तरफ से। राइस, व्हीट, शुगर केन की डिस्टर्ब का भी तखमीना कम है फ्रॉम द 22 फ्लड्स। सो एक सेंस में ये थोड़ी सी तकवीयत मिलती है इस बात से कि शायद नुकसान उतना बड़ा नहीं हुआ जितना 2022 में हुआ था। लेट्स होप दीज फिगर्स आर क्रेडिबल, और जैसे अथॉरिटीज कह रही हैं इतना ही हो। सो ये थोड़ी सी, जैसे कहते हैं, एक सॉलिस फराहम करता है इस पूरी सिचुएशन में। उसकी जो भी रीबिल्डिंग है, जो भी रिकंस्ट्रक्शन है इन द शॉर्ट रन, जिस तरह भी लोगों की डिस्प्लेसमेंट है वो वापस चले जाएं, वाटर रिसीड कर जाए, जो जैसे आपने कहा 30 अरब रुपए की अगर रोड नेटवर्क्स डिस्टर्ब हुए हैं तो उनको ठीक कर दिया जाए। अगर 3000 अरब प्रोविंसेस के पास मौजूद है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बजट, तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है ठीक करने के लिए, ये कर दिया जाए और लोग वापस चले जाएं। और बिजली के बिल मौखर हो गए हैं अगस्त के, या कुछ पे हो जाएंगे, वो इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा, बिकॉज वो तो ज़्यादा 200 यूनिट्स, यानी कि लाइफ लाइन कंज्यूमर जो है उसको हमने मीट करना है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा ओवरऑल अमाउंट नहीं होगा। जब ये सब कर लें तो फिर ये सोचें कि वाटर मैनेजमेंट की क्या वो पॉलिसी साजी है जो करनी है, उसके लिए अच्छे लोग हायर करें, बहुत ब्रेनी लोग हायर करें, बहुत टैलेंट हायर करें, ताकि वो आपको इससे पर्चे लिख के दे सकें। नंबर 2, ज़रूरी तरक्की के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए जो काम होना है उस पर काम करें। क्या आपने क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना है ताकि बरसात से निकल सकें, ये एक सोच है, मे बी यू नीड टू डू दैट। सो उस पर काम करें। अब ये हैं वो स्ट्रक्चर्स की तब्दीली के काम जो आपको करने हैं। सो वी हैव द शॉर्ट टर्म वर्क दैट वी हैव टू डू, उसमें मनीज की अवेलेबिलिटी अगर इतना ही है, मैंने आपको एक इतना बड़ा तखमीना बताया, और एक लॉन्ग टर्म काम जो पॉलिसी साजी का है। अगर 22 में बहुत तनदही से कर लिया होता तो शायद इसकी मैनेजमेंट वाटर की बेहतर होती, डिस्प्लेसमेंट इतनी ना होती, नुकसान भी ना होता। बहरहाल कुछ ये भी इन द फ्यूचर बातें हो रही हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये रिपीट हो सकती है नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर तो पॉलिसी बहुत ज़्यादा, जिसे कहेंगे फास्ट ट्रैक करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हम अदारे बनाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, मैं कहता हूँ अदारे बनाएं वाटर मैनेजमेंट के, या जिसे कहते हैं मैनेजमेंट के। जो डिजास्टर है वो तो जैसे कहते हैं ना कि आप बीमार हो गई हैं तो उसके बाद मैं आपका इलाज करूंगा। मैं आपको यही क्यों ना बताऊं कि आप एक्सरसाइज करें, खाना अच्छा खाएं, टेंशन लाइफ में कम लें। हाँ, तो दैट इज द, जिसे कहेंगे पॉलिसी साजी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्लाउड बर्स्ट्स होते रहेंगे, क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, बट अगर उसके मिटिगेटिंग फैक्टर्स हमने कर लिए होते या कर लें ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, लोगों की प्रेपरेशन वैसी हो, तो फिर इसको जो नुकसान जो है उसकी बजाय हम वाटर तो एक ज़माने में जिसे कहेंगे ना ये किया जाता था कि ये गुजर जाएगा तो अगली फसल की प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। अभी भी मैं कुछ एक्सपर्ट से बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि जो नेक्स्ट आएंगी हमारी फसलें, उनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो शायद बेहतर होगी, उनकी पैदावार ओवरऑल बेहतर इसलिए हो जाएगी कि शायद यील्ड्स बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पानी ने जरखेज कर दिया है जमीन को। मैं ना वो हतमी कह सकते हैं ना मैं हतमी कह सकता हूँ, बट लेट्स होप कि ऐसा हो। तो हम कैसे रिवर बेड्स को बेहतर कर सकते हैं, कैनाल लाइनिंग कैसे हो सकती है,
सिर्फ डैम्स बनाने से बात शायद बनेगी नहीं, और डैम्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसी। अच्छा खाकान साहब, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था क्योंकि आप माशाल्लाह से मईशत को गहरे अंदाज में जानते भी हैं और साथ साथ गवर्नमेंट्स के साथ गाए बगाए आप काम भी करते रहते हैं। आपने वाटर मैनेजमेंट की बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। मैं डेंगू के हवाले से बात कर लेता हूँ, मैं फॉग की बात कर लेता हूँ, मैं स्मॉग की बात कर लेता हूँ। आप अगर श्रीलंका की मिसाल लें, वहाँ पे डेंगू आया, ख़त्म हो गया। वहाँ पे बारिशें होती हैं, उनका बारिशों का निज़ाम, उनका जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो बड़ा आला है। जापान की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जल्जले आते हैं, लेकिन वो जल्जले उनको मुतासर नहीं करते। हमारे यहाँ जो भी आता है हम उससे मुतासर भी होते हैं और मैनेजमेंट नहीं करते। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट सैलाब, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे सर? ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। इन द एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड गवर्नेंस अ कंट्री हैज टू मैनेज देम। चीज़ें तो आती रहेंगी, आपको उनको मैनेज इस तरह करना है। और अपने मारूसी हालात, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, आप एरिड ज़मीन में रहते हैं। सैलाब 1950 से अब तक लेके 29 आए हैं। सो आपको सैलाब की जो मैनेजमेंट है उसका एक जो तस्वीर है, उसका जो एक खाका है, वो बनाकर बिल्कुल इसको बनाना था। कर इसलिए नहीं सकते कि देखिए पाकिस्तान का पब्लिक सेक्टर या जो डेवलपिंग वर्ल्ड का पब्लिक सेक्टर है, उसमें अगर आप जाकर देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ रह जाती है वो है पब्लिक सेक्टर की जो कैपेबिलिटी है, या इन दी एंड जो ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छे एंकर होंगे तो अच्छा चैनल होगा। ये तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू है ना। चैनल इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ एंकर्स यू हैड। सिमिलरली द पब्लिक सेक्टर डिलीवरी इज डिपेंडेंट, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, सीवेज हो, कोई भी चीज़ हो, फॉग हो, क्लाइमेट हो, इंडस्ट्री हो, डिपेंडेंट कि हम पॉलिसी साजी की क्वालिटी क्या कर सकते हैं, हम रेगुलेटरी क्वालिटी क्या कर सकते हैं। डेवलपिंग वर्ल्ड में पब्लिक सेक्टर में क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एचआर से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। और चूंकि वो एचआर से रिलेटेड है और द क्वालिटी ऑफ एचआर रिमेन्स वीक, बिकॉज हम उस तरह की, जिसे कहते हैं ना डोमेन नॉलेज, यानी कि डोमेन नॉलेज हो, हर चीज़ की समझ हो, उस तरह के लोग नहीं ला सके। ये एक ओवरऑल फेल्योर है डेवलपिंग वर्ल्ड का, टू बी एबल टू रियली क्रैक अप देयर पब्लिक सेक्टर, उसको बहुत बेहतर कर सकें। और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी आपने चीज़ें बताई हैं, ये पहले सोचें कि ये काम है किसका। ये सारा लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। बिल्कुल। सो आपका जो तीसरा टियर अभी मिसिंग है, उसको कर लें। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बड़े फैसले करने से पहले ये देख लें कि जो फैसले हैं मुल्क में, जो हमारे आइन में भी लिखा हुआ है, अगर लोकल गवर्नमेंट बन जाए तो ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं लोकल गवर्नमेंट का करने का काम है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पॉलिसी साजी पर ज़्यादा तवज्जो दे सकती है, डायरेक्शनली देख सकती है चीज़ों को। सो मे बी लोकल गवर्नमेंट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन, एंड द अदर वन ऑफ कोर्स the public sector capability to do all this, whether at the federal level, whether at the provincial level, and at the local government level. अब ये build करना is a whole process. I think कि जो quality of public service है, उसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, ये सब चीज़ें हैं, तो इनको डील करने के लिए हम उस तरह की पॉलिसी साजी नहीं कर सके। लेट्स होप कि वाटर मैनेजमेंट और एग्री प्रोडक्टिविटी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सैलाब से आज सीख लेनी चाहिए कि इनकी जो पॉलिसी साजी है अगले चंद साल में ऐसी कर लें कि हम एटलीस्ट जो मिटिगेशन है फ्लड्स की, वाटर मैनेजमेंट है, वो बहुत बेहतर कर सकें। और ये पॉसिबल है, ऐसा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि हम देख रहे हैं अब पंजाब के बाद सैलाब का रुख वो सिंध की तरफ जाने के हवाले से भी बातें की जा रही हैं, और फिर एक मसला आ जाता है कि इनके आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है। विफाक सूबों के साथ, सूबे विफाक के साथ कोई आपस में मिलकर कोई स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते। बात फिर पॉलिसीज पर आ जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक 2024-25 की एक माली रिपोर्ट जारी की है, यकीनी तौर पर आपने भी देखी होगी, जिसमें जो पाकिस्तान है वो 80,000 अरब का जो पाकिस्तान का कर्जा है वो उससे तजावुज कर चुका है। सर, आपको लगता है इज इट सरप्राइजिंग, या फिर हम यही कहें कि इन लाइन विद अर्लियर प्रोजेक्शन और इकोनॉमिक असेसमेंट? पाकिस्तान का जो कर्जा है, देखिए वो शुरू कहाँ से होता है। मैं हमेशा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वो शुरू होता है इस चीज़ से कि हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट एक कमाई करती है टैक्स की मद में, एक नॉन टैक्स की मद में, और कुछ सूबे उसको एक सरप्लस सा देते हैं। जब ये सारे पैसे आते हैं और जब सारे खर्चे हो जाते हैं, सूबों के पैसे चले जाते हैं, करंट अकाउंट, डेवलपमेंट सब हो जाता है, तो एक खसारा बनता है।
वो अगर 8,000 अरब का खसारा है, तो जो आपका 8,000 अरब है वो बोरो करना है, आप दोनों से आप समझें बोरो किया और आपका कर्जा बढ़ गया और मुझ पे खर्चा कर दिया, ये इतना ही आसान है समझना। अब चूंकि आपकी टैक्स की शरह पूरे मुल्क की मिलाकर 11.1% है आपके इकोनॉमी के हुजम का, इसको समझने की बात है कि ये 15-18% होनी चाहिए थी। तो आपका टैक्स कम जमा होता है पूरे मुल्क में, फेडरल भी, प्रोविंसेस भी। तो हम हर दफा बात तो करते हैं टैक्स बढ़ाने की, बट टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी फेडरल गवर्नमेंट का 10.1% है। जब ऐसा होता है तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर आपको बोरो करना पड़ता है, खर्चे आपके बहुत ज्यादा हैं, फेडरल गवर्नमेंट का हुजम भी बहुत ज्यादा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, एसओईज के नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, सब्सिडीज बहुत ज्यादा हैं। अब जब ये सब कुछ होता है तो पाकिस्तान का एक खसारा बनता है, वो खसारा ट्रांसलेट हो जाता है इनटू इंक्रीज इन डेट एवरी ईयर। और ये डेट चूंकि इस वक्त 73-74% है अपने जीडीपी का ओवरऑल, और ठीक। हमारा लॉ ये कहता है कि ये 60% के अंदर होना चाहिए। तो हम हर साल अपनी पार्लियामान को बताते हैं कि हमने इस लॉ को ब्रेक किया और क्यों ब्रेक किया। और 2030 में तो हमने ये भी लिखा हुआ है कि ये जाके आई थिंक 55% ऑफ जीडीपी हो जाना चाहिए। सो इसके पूरे निज़ाम को ठीक करने के लिए एक डेट रीप्रोफाइलिंग, फिजिकल मैनेजमेंट, ये अब फाइनेंस मिनिस्ट्री, वही जो बात मैं पहले गुजारिश कर रहा था, इट इज द एचआर कैपेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान टू कम विद बजटिंग, सही। उसको स्टिक करें, ठीक। इन खसारों को कम करें, और जो डेट है उसको लंबा टेनर करें ताकि उसका बोझ कम हो, और फिर वापसी के लिए एक प्रोग्राम बनाएं। अब ये सब काम जरूर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रही होगी, बट अभी के जो आदादो शुमार है उससे ऑफ कोर्स एक बढ़ती हुई पिक्चर और एक ऐसी डेट सही हो गया प्रोफाइल जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल डालती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। काका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमिस्ट भी हैं और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है। कतर में होने वाले इस्लामी ममालिक के सरबराह इजलास में इसराइली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि इसराइल को आलमी अमन के लिए ख़तरा भी करार दिया गया। और कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक़िदा अरब इस्लामिक हंगामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने सालिस होने के बावजूद कतर पर हमला करके खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी किया और अमन की कोशिशों की भी सबूताज किया है। और इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है और इस बर्बरियत को अब फौरी तौर पर रुकना चाहिए। इसराइल को इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर एहतसाब के किनारे में लाना चाहिए और बर्बरियत को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील दी जाए और इसराइल के खिलाफ फौरी तौर पर इक़दाम भी किए जाएँ। बिल्कुल ऐसे भी बात करेंगे। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर इस वक्त वज़ीर आज़म की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त आलमी फ्रंट पे बड़े मतलब गहरे असरात छोड़ रहे हैं। एक तरफ कतर में उनका दौरा हुआ, उसके बाद कल उनकी तकरीर थी, वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि इसराइल की मजम्मत भी करें और साथ साथ आलमी बरादरी को निचोड़ें। और पाकिस्तान का जो इस वक्त मौक़िफ़ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब UN में भी ये मौक़िफ़ रख चुके हैं। जो बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विज़न था, जो उसका फ़लसफ़ा था और जो उसी फ़िक्र को लेके वो आगे चल रहे हैं। और कल जो उसका खिताब है या वहाँ पे वो भी एक तारीख़ी है। और मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उम्मत लीडर साबित हुए हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि वो मुश्किल की घड़ी में जब ये हमारा ब्रादर मुल्क है उस पे जब ये जारियत एक हुई है या जो हरकत एक हुई है उस पे पहले वो कतर गए और उसके बाद कल जो ये एलामिया भी जारी हुआ है वो भी आपने सुना। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि ये इसराइल की जो जुल्म है गज़ा में मुसलमान भाइयों से, फ़लस्तीनियों से, और ये जो जारियत है खित्ते में उसकी, पहले ईरान में आपने देखा और अब ये जो
कतर में जो कुछ हुआ है, तो ये सब मुल्कों, जो इस्लामी मुल्क है, वो मिलकर एक फैसले की घड़ी है कि हम इसका मुस्तकिल हल निकालें। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, और ये अब सिलसिला जो है इसको रोकना होगा। और मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान का किरदार अहम है। हम जो है एक ताकतवर हमारी फ़ौज है, और जिस तरह हमने जो भारत को शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान का रोल अहम हो गया है। और मैं समझता हूँ कि ये जारियत कहीं से भी हो, उसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने ज़ाहिर मुल्क जिम्मेवारी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, कल ही हमने देखा कि खिताब के दौरान अरब टास्क फोर्स बनाने की भी तजवीज़ सामने आई वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, और साथ ही ये भी कहा कि जो इसराइल की यूएन की रुकनियत है उसको भी मुअत्तल किया जाए। आपको क्या लगता है इस तजवीज़ के ऊपर क्या तमाम ममालिक खड़े हो सकते हैं और उनको होना भी चाहिए? जी बिल्कुल। देखें जो अलमिया पैदा हुआ है, जो इंसानों का हज़ारों की बच्चों, मासूम ख़वातीन जो जुल्म बर्बरत और उनको शहीद किया गया है, उनकी ये मैं समझता हूँ तमाम इंसान आलमी कवानीन की बनकड़ी है। और जो इंसानी हुकूक जो पामाल हो रहे हैं, ये ज़ाहिर अब दुनिया को सोचना चाहिए कि एक जो जुल्म और बर्बरत और जारियत कब तक वो करेंगे। तो इस पे मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और कल का जो एलामिया है, और आइंदा आने वाले दिनों में अब इस्लामी मुल्क जो हमें आए, सब मिलकर एक अपना मौक़िफ़ और अपना जो स्टैंड है वो तगड़ा रखेंगे, ताकि इसको जुल्म और बर्बरियत को ख़त्म करवाया जाए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंटरनेशनल फ्रंट की बात की जाए, सफारती महाज की बात की जाए, वहाँ पे चाइना के भी दौरे हो रहे हैं, कतर के भी हो रहे हैं, पाकिस्तान की रिकग्निशन भी हो रही है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आखिर में आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि डोमेस्टिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, सैलाब के प्रॉब्लम्स हैं, इकॉनमी के प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखें, आपको पंजाब में जिस तरह पानी आया है, सैलाब की सूरत हाल है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा खुद फील्ड में मौजूद है, और उन्होंने ऐद किया है, अज़म किया हुआ है कि जब तक इन मुतासरीन को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलता, या कहीं पे भी वो तकलीफ़ में है, वो वहाँ पहुँच रही है, वहाँ से पंजाब हुकूमत इंतज़ामात कर रही है। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि कम से कम नुकसान हुआ है इंसानी जानों का, ज़राअत को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, और सड़कों को नुकसान हुआ है। तो ये जो पानी गुजर जाएगा, अब सिंध में दाखिल हो रहा है, तो जब पानी निकलेगा तो इंशाल्लाह हम उससे जो रिहेबिलिटेशन का काम है उसका भी आगाज़ करेंगे, और हम इस मुसीबत की घड़ी में अपने भाइयों को, अपने सूबे के अवाम को या पाकिस्तान के अवाम को तना नहीं छोड़ेंगे। उनको हर मुमकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में NDA में भी अपना किरदार अदा करे। पाक फ़ौज के जवान भी आपने देखा बढ़ चढ़ कर इसमें रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। रेस्क्यू 112 है, तमाम इदारे जो हैं, और इसमें आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ बेहतर और बेहतरीन इंतज़ामात पंजाब हुकूमत ने उनके किए, और हमारे पास वसाइल है कि हम उनको जो है दोबारा अपनी जो ज़िंदगी है उसमें बहाल कर सके। बिल्कुल उनको। सर, मुझे 30 सेकंड्स में ये इतना बता दीजिएगा, चूंकि आपने भी खुद भी सिंध का जिक्र किया, कराची का जिक्र किया, आपका ताल्लुक भी कराची से ही है, और आपने वजह फरमाया कि मरियम नवाज़ ने खुद भी दौरे किए, विजिट्स किए जाकर पंजाब में। अब जिस तरह कराची के हवाले से बात की जा रही है, तो क्या कोई मिलकर पॉलिसी बनाई जाएगी कराची के हवाले से? देखें, कराची में अगर अमन है तो नवाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन शुरू किया था, उसके नतीजे में अमन आया। ग्रीन बस कराची में आपने बारिशों में देखा पया नहीं चलता है, मगर ग्रीन बस जो मेट्रो का वो प्रोजेक्ट है, वो बसें चलती है, लाखों लोग जो है उसमें सफ़र करते हैं, रोज़ 50,000 से ज़्यादा लोग उसमें सफ़र करते हैं। इसी तरह K4 का मंसूबा है, या जो भी सूबे को कोई ज़रूरत होगी वफाक की, तो सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, KPK हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा मिलकर चलेगा। तो सूबाई हुकूमतों से मिल
सही, थैंक यू सो मच केलदास साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से वक़्फ़ भी सामने रख रहे थे कि जो भी सिचुएशन होगी विफाक सूबों के साथ चलेगा और खड़ा भी होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब हम गिलगित बल्तिस्तान का रुख करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी गिज़ा से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तान की मायनास के इफ़रा वली ने एक और तारीखी एजाज़ अपने नाम कर लिया। वो पहली पाकिस्तानी खातून हैं जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बड़ी बेहतरीन प्रोग्राम वेदरहेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मुंतखब किया गया और 17 बार के नेशनल स्की चैम्पियन, पहली साउथ एशियन विंटर गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट और सदर पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड की हामिल इफ़रा वली ने न सिर्फ खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि तालीम और समाजी खिदमत में भी नुमाया कारनामे सर अंजाम दिया। हार्वर्ड में इनकी तहकीक जनूबी एशिया के पहाड़ी खित्तों में विंटर स्पोर्ट्स और तरक्की के मौजू पर होगी और जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए एक नई सिमत का तयन भी कर सकती है। एग्जैक्टली और इफ़रा वली हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू इफ़रा फॉर योर। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हम कहेंगे और अपनी ज़बानी खुद ही बताएं ये कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, कितना आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। इस वक्त मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप कर रही हूँ। ये जो फेलोशिप है वेदरहेड स्कॉलर्स प्रोग्राम की है और मैं पाकिस्तान की मेरे ख्याल से जो पहली लड़की हूँ जिस फेलोशिप में आई है। मेरी जो रिसर्च है वो स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर है और मेरा जो फोकस है वो विंटर स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली पाकिस्तान और साउथ एशिया के ऊपर है। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में, साउथ एशिया में, जैसे आपको पता है दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय, कराकोरम, हिंदू कुश, ये पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं। तो इन माउंटेन रेंजेस के थ्रू पाकिस्तान में आपके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है विंटर स्पोर्ट्स का कि अगर आप पाकिस्तान को एक प्रॉपर विंटर स्पोर्ट्स हब बना दें तो ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हो सकता है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लोकल एंड नेशनल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। तो अब मेरा ये प्लान है कि इंशाल्लाह इन इलाकों में जहाँ पे आपके पास विंटर